थिंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं एक किताब के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ और वो किताब है द ब्राउन गोरास ऑफ ब्रैम्पटन और इसको लिखा है कर्नल अपारजीत नकई ने। अपारजीत ने 22 वर्ष इंडियन आर्मी के को समर्पित किए और कर्नल रैंक तक पहुँचे और उसके बाद अब ये ट्रैवलर हैं जो सारी दुनिया में ट्रैवल करते हैं और लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही दूर तक लोगों के दिल में झांकने की कोशिश करते हैं और उसी का नतीजा है ये किताब। और इस किताब में अपारजीत ने पंजाबियों को, गुजरातियों को या कहिए कि विदेशी विद्यार्थियों को जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे भारतीय विद्यार्थी, उनको समझने की कोशिश की है, उनकी समस्याओं को और वहाँ के लोकल लोगों की एटीट्यूड में क्या है, वो किस तरह से इनको देखते हैं और उनका ये जो आपस का रिश्ता है उसके ऊपर बहुत अच्छे से इन्होंने गहन चिंतन किया है और बहुत अच्छे से हमारे पास कुछ विचार लेकर आए हैं। तो इस बातचीत को शुरू करते हैं। कर्नल, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी, तो ये किताब आपकी, जब आपने पहले से सोचा था कि मैं इसके ऊपर लिखूंगा? जी नहीं, इनफैक्ट मैंने तो किसी किताब लिखने के बारे में सोचा ही नहीं। जी ये तो मैं, जैसे आपने बताया, मैं ट्रैकिंग के लिए कनाडा गया था। जी और कनाडा जब गए तो वहाँ के 3 बड़े शहर हैं, टोरंटो, मॉन्ट्रियल और वैंकूवर। ये तीनों भी मैं कवर करना चाहता था। जी। टोरंटो में ऐसा हुआ कि कुछ मैं बच्चों से मिला, वो पंजाबी बच्चे थे, पगड़ी पहनी देखकर वो नमस्ते वो सत भी श्री अकाल बुला वो देते भी हैं, बातचीत करने वो लगते हैं। बातचीत करने लगते हैं। और एक लड़का मुझे पार्क में मिला जो थोड़ा उसने मुझे नमस्ते बुलाई, लेकिन थोड़ा मायूस था वो। उसको इस बात की ज़्यादा परेशानी थी कि जिन लोगों के भरोसे पे उसको वहाँ भेजा गया कनाडा में, कि वहाँ बहुत पंजाबी हैं, बहुत इंडियन हैं, वहाँ पर आप वहाँ चले जाओ, बहुत मदद मिलेगी। वो कहने लगा मुझे परेशानी अगर है किसी से तो उन्हीं लोगों से। ओह। और मैंने सोचा वो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है शायद, जो कनेडियन गोरे हैं उनसे शायद परेशानी है। वो कहने लगा अगर वो उनके पास जॉब लेने जाते हैं, उनके पास जॉब होता है और हमारे पास स्किल सेट जो है वो उनको ठीक लगता है तो वो हायर करते हैं, नहीं तो वो मना कर देते हैं। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन अगर मैंने फेस करी है तो अपनी ही कम्युनिटी से, क्योंकि मैं ब्रैम्पटन में रहता हूँ जो कि ज़्यादातर मतलब एक बड़ा हिस्सा उसका पंजाबी पॉपुलेशन है, हालांकि मेजॉरिटी वहाँ भी ब्रैम्पटन में भी पंजाबियों की नहीं है। तो वो देखकर, वो सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ। पर मैंने सोचा कि शायद एक बच्चे का एक ये तो पक्ष है। आपने नोटिस करी डिस्क्रिमिनेशन जी और बच्चों में, और इस विद्यार्थी को छोड़ के जी। और बच्चों में क्या मुख्यतः आपने क्या क्या नोट किया? तो इस बच्चे ने तो सिर्फ मुझे ये इस बच्चे की वजह से मैं और बच्चों को मिलने लगा, और मिलने का अच्छा तरीका ये था कि वहाँ ब्रैम्पटन टोरंटो की ट्रेन में चले जाते हैं जहाँ वो काम पे आते हैं या अपनी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो वो 1 घंटे की ट्रेन है, सब फ्री होते हैं, वहाँ बात करनी आसान हो जाती है। तो वहाँ जब मैं गया तो उनके कई सारे मैंने तर्क सुने और मुझे पता लगा कि ये जो पुराने यहाँ बसे हुए हैं, जो 70s और 80s में गए हैं, उनसे ये इसलिए परेशान है कि एक तो ये वो अपने आप को वहाँ के गोरे समझने लग गए और इनको थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि इनको तौर तरीके नहीं आते इस देश के, इनको उठना बैठना नहीं आता। जबकि ये बच्चे कहते हैं कि ये अब जो पहले आए थे उनको ना तो आइल्स का एग्ज़ाम देना था, ना टॉफिल देना होता था, हाँ कॉमनवेल्थ कंट्री से आते थे, वीज़ा भी नहीं ज़रूरत थी। हाँ। यस। फार्म हाउसों में उन्होंने काम करा, लंबर मिल्स में करा, मेहनतें उन्होंने बहुत करी। हाँ हम जब बड़े हो रहे थे हम सुनते थे उनकी मेहनत के बारे, और हम उनकी बहुत इज्जत करते बड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब हमें, वो कहते हैं, हम तो एग्ज़ाम भी दे कर आए हैं, हमारे पेरेंट्स ने बहुत महंगी महंगी फ़ीसें दे रखी हैं, और हम वहाँ भी कोई इतनी बुरी हालत में नहीं निकले जितनी शायद वो बुरी हालत में वो पीढ़ी निकली थी। तो ये इनका कहना ये है कि हमारा तौर तरीका अलग है, लेकिन ये आज के हिंदुस्तान को जानते नहीं हैं, शायद आज के भारत को जानते नहीं हैं, जिस वजह से इनको लगता है कि हम वहाँ से उठ कर आए हैं जहाँ से ये उठ कर आए थे, और हम वैसा ही बिहेव करें जैसे ये करते थे। क्या ये हम कह सकते हैं कि सबके साथ ऐसा है या किसी किसी के साथ? सबके साथ तो कहना गलत होगा जी, क्योंकि वो उस पीढ़ी के कई लोग ऐसे हैं कि जो बहुत मदद कर रहे हैं इन बच्चों की, और कुछ संस्थाएं हैं जो बहुत मदद कर रही हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं। ख़ास तौर पे मैं आर्टिस्ट का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। कोई आर्टिस्ट हैं जिनको कॉमन स्टेज पर लाना चाहते हैं, आर्ट के ज़रिए इन बच्चों को चांस देते हैं कि अपनी आर्ट, चाहे वो पेंटिंग्स हों, चाहे फ़ोटोग्राफी हो
या पोइट्री हो, उनको कॉमन एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ वो अपने आप को इजहार कर सकें, अपनी आप बात कर सकते। और के पास रख अच्छा, सकें। पर मुख्यतः जी। जो जितना हमने इधर उधर पढ़ा है देखा है, मैं भी कनाडा, यूके और यूएसए और आयरलैंड में मैंने शूट्स किए थे 105 एपिसोड। ओके। तो मेरे को भी थोड़ा बहुत, आपका जितना नहीं पर थोड़ा बहुत अनुभव मुझे भी हुआ। तो मैं आपसे एक जो मेन बातें जो आज के दशक में हैं और कहिए पिछले 5-7 साल से हैं, वो हैं कि यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं वो आइल्स का एग्ज़ाम जो देते हैं, कई बार वो उस आइल्स के एग्ज़ाम में से भी बहुत कम नंबर लेके पास होते हैं। जी। तो जाहिर है कि उनकी मानसिक दक्षता उतनी नहीं जितनी वहाँ चाहिए। जी। अंग्रेज़ी की समस्या है कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं, अगर वो अंग्रेज़ी के स्कूल में नहीं पढ़े तो शायद अंग्रेज़ी भी उनके लिए एक बहुत बड़ा हौवा बन जाता है। हालांकि किसी भाषा को ना जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कितने अंग्रेज़ी स्पीकिंग लोगों को हिंदी बोलनी आती है या पंजाबी बोलनी आती है, लेकिन जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो हमें इस बात में कुछ बुरा नहीं लगता। लेकिन वहाँ ये स्किल है जिसकी ज़रूरत है। तो ये बच्चे, आपको क्या लगता है 100 में से क्या 100 के 100 सही मायनों में दक्ष होते हैं, स्किलफुल होते हैं किसी स्टडी को पढ़ने के लिए या किसी काम को करने के लिए? इसमें एक कनेडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी मुझे लगता है कि इन बच्चों के बरखिलाफ़ है एक तरह से, कि जब तो उन्होंने एजुकेशन अपनी बेचनी है कि एजुकेशन के लिए बच्चे बुलाने तो 6 बैंड पे बुला रहे हैं, हाँ जी, 6 नहीं तो 6.5 बैंड पर बुलाने को तैयार हैं वो। 5.5 पे भी था। और कई 5.5 पर भी कई कॉलेज ले लेते हैं और कईयों को वीज़ा भी मिल जाता है। मान लीजिए 6 पे बुला रहे हैं, लेकिन जब पीआर देनी है तब उनको 8 बैंड चाहिए। दोबारा कराते हैं? जी, पीआर स्टूडेंट के लिए आइल्स अलग है और पीआर का आइल्स अलग है उसको। तो जब पीआर देते हैं तो एक बार फिर से आपको आइल्स का एग्ज़ाम देना होता है? जी, और वो फॉर्मेट डिफरेंट है, फॉर्मेट तो शायद डिफरेंट नहीं है लेकिन उसको नाम भी शायद डिफरेंट नाम डिफरेंट, आइल्स जनरल है शायद, आइल्स स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट में उसमें 6 बैंड लेकर गया बच्चा, 2 साल की पढ़ाई कर रहा है वहाँ, नौकरी भी कर रहा है, तो मशक्कत ये भी कर रहा है। कनाडा की एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की कहना चाहिए कि एक बड़ा ही खतरनाक धोखेबाज कि ये है कि जब हमने आपसे फीसें लेनी है तब हम अपने आपके ये ब्रांड नीचे कर देंगे, जी। आपको बुला लेंगे, जी। लेकिन जब हमने पीआर देनी है तो हम आपके ब्रांड्स ऊपर कर देंगे जी। और कहेंगे कि अब आप 8.5 लेके आओ, 8 लेके आओ। क्यों? जब आप ही के देश में पढ़ लिए तो जितनी अंग्रेजी आई थी उससे तो बेहतर ही हो गए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल उससे बेहतर होते हैं बच्चे। ये एक उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन की उनकी साइकी है। सभी मैं कहूँगी कि सिर्फ कनाडा नहीं, सारे फर्स्ट वर्ल्ड की जी। ये एक डिस्क्रिमिनेशन उनके मन में बसी हुई है। जी। तो वो उसी का एक नतीजा है। बट माय क्वेश्चन इज कि जब यहाँ से बच्चों को माँ बाप अपने बच्चों के लिए ज़मीन के टुकड़े भी बेच देते हैं, 50 लाख 60 लाख तक दे के उनको भेजते हैं, आपको नहीं लगता कि माँ बाप भी कहीं 50 साल पहले की दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ उनको लगता है कि एक बार बेटा गया तो वहाँ से तो वो डॉलर्स और पाउंड्स पेड़ों पे लगे होंगे और वो तो बरसाने लगेगा हम पे। जो पेरेंट्स ये सोच रहे हैं जी, उनको मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है उनको कि इस चीज़ से बाहर निकलिए। बच्चों पर बहुत प्रेशर ऐड हो जाता है जब बच्चा ऐसे जाता है कि यहाँ फादर ने अपनी ज़मीन गहने डाल रखी है, वो छुड़वानी है या बेच ही दी। अब वो बच्चा कहता है कि मैं फादर को इतने पैसे वापस भेजूँगी, वो ज़मीन दोबारा खरीद सके या अपनी ज़मीन जो गहने रखी हुई है छुड़ा सके। वो वहाँ अगर बच्चा जा रहा है तो मानकर चलो कि 4 साल लगेंगे उसको कि अपने आप को सेटल कर सके और फिर वो पैसे भेज सके, सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने लायक कमाने लायक हो 4-5 साल में जी। होगा, आपको भेजने लायक वो कम से कम भी 8-10 साल में होगा। जी। तो या तो माँ बाप समझ लें, या फिर मुझे ऐसा लगता है अपारजीत कि 50 लाख 60 लाख अगर आपके पास हों आज के भारत में, जी। जहाँ हमारी इकॉनमी इतनी अच्छे से फ्लरिश कर रही है और स्टार्टअप्स आप बहुत थोड़े से पैसों से शुरू कर सकते हैं और उसमें कोई अंग्रेज़ी का ज्ञान भी नहीं चाहिए इतना, तो ये पैसे इतने खर्च के तो स्टार्टअप यहाँ कोई शुरू कर लें। आजकल तो आपको इसके बारे में नॉलेज देने के लिए भी कितनी ही संस्थाएं, कितने ही द्वार हैं जहाँ आपको मिल जाएगा कि आपको क्या आता है, परख के आपको बता देते हैं कि आप ये शुरू कर लो।
जी, ये पर हमें इसका कंपैरिज़न करना पड़ेगा जी, स्टैटिस्टिक्स में मैं थोड़ा जाना चाहूँगा ताकि हम ये समझ सकें क्यों ये लोग ऐसा करते हैं। पहले तो जो डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, उनका 20-1 लाख रुपया खर्चा है। तो 20-1 लाख भी बहुत सारे परिवारों के लिए कोई छोटा अमाउंट नहीं है और बहुत मुश्किल से वो देते हैं। 20-22 लाख 2 साल की उसकी फ़ीस है और कुछ बच्चा अपना नौकरी करके वहाँ अपना रहना-खाना अपना कर लेता है। लेकिन वहाँ मिनिमम वेजेस जो है, वहाँ की यहाँ की मिनिमम वेजेस की बात करें कि यहाँ जो बड़े स्टोर्स हैं, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी शुरू कर रखी है कि उनको 12th पास को स्टोर्स में लेते हैं जो रिटेल चेन्स हैं, और उनकी मिनिमम वेजेस के हिसाब से उनका दिन का कोई 800 रुपया के हिसाब से उनका मिनिमम वेजेस तय है कि उससे कम वो कंपनी नहीं देगी। लेकिन अगर हम कनाडा की मिनिमम वेजेस की बात करें तो $15.5 उनकी मिनिमम वेज 1 घंटे की है, यानी कि 900 साढ़े 900 रुपया 1 घंटे का है और 8 घंटे का उसको काम मिलता है। तो 10 गुना ज़्यादा वो कमा सकता है, वो देश 4 गुना महंगा है। लेकिन यहाँ पे अपना घर है, अपनी रोटी है, और वहाँ पे सब कुछ आपको ए से जेड तक करना है। जी तो ये कंपैरिजन जो है, जो मुझे आज के ज़माने में मुझे लगता है, आपने इसमें किताब में भी इसका वर्णन किया है कि लोग वहाँ पर क्यों जाते हैं। जी आज बच्चे जो उधर को भाग रहे हैं, और वहाँ की जो स्थिति है, जो अपारजीत ने इस किताब में वर्णन भी किया है कि बच्चों को रहने के लिए स्थान नहीं मिलते, और जो ब्राउन गोराज इन्होंने जिसको कहा है, वो है हमारे ही भारतीय जो 10-20-30 साल पहले गए हैं, जिन्होंने कहीं एक अच्छा घर बना लिया है, उसमें एक बेसमेंट है, वो उस बेसमेंट में एक व्यक्ति रखने की शायद इजाज़त ठीक होगी, लेकिन वो 8-8 10-10 लड़कों को रख लेते हैं ताकि हमें 8-10 लड़कों का किराया मिल जाए। जहाँ तक उनके लालच की सवाल है, वो तो उस पर तो क्या ही प्रश्न उठाएं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे हाउसिंग की प्रॉब्लम है। जी, हाउसिंग की बिल्कुल प्रॉब्लम है जी। कोविड की टाइम पर दो चीज़ हुई, एक तो कंस्ट्रक्शन नहीं हुई और कंस्ट्रक्शन का इंसेंटिव नहीं था क्योंकि बच्चे आ ही नहीं रहे थे, तो जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो किसके लिए कंस्ट्रक्ट करे। कोविड के बाद कंस्ट्रक्शन रिज्यूम हुई है, लेकिन उसके बाद 5 लाख बच्चा कनाडा ने ले लिया और 5 लाख के लिए हाउसिंग अभी बन नहीं पाई। और ये इसीलिए अभी 5 लाख कनाडा ने भारत से ही है या नहीं, सारे दुनिया से? पहले तो 50% बच्चा स्टूडेंट जो है चाइना से आता था और 50% का एम्बार्गो लगाया हुआ था कनाडा ने कि 50% से ज़्यादा एक देश से नहीं आएंगे। वो हमारे लिए नहीं लगाया था, उनके लिए लगाया था। लेकिन क्योंकि कनाडा यहाँ की एजुकेशन, चाइना हैज़ स्टॉप्ड रिकग्नाइजिंग इन देयर गवर्नमेंट जॉब्स और उनकी यूनिवर्सिटी टॉप 50 में आ गई हैं अभी, तो उनके बच्चे कम हो गए आने ओके। और सबसे बड़ा तबका फिर भारतीय हो गया, भारत, 5% लेकिन ज़्यादा नहीं। पिछले 5-7 साल में हमारे पास अच्छी खबरें नहीं हैं। हालांकि अपारजीत ने मीडिया को बहुत डांट लगाई है अपनी किताब में, और इन्होंने कहा है कि मीडिया सेंसेशनल ही खबरें देते हैं, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। और देखिए, हम भी आपके सामने ये शो कर रहे हैं, और 2 दिन पहले अपारजीत एनडीटीवी पे मैंने एक पूरा शो देखा, वो इन विद्यार्थियों पे ही था, और बहुत ही अच्छी बहस थी, बहुत ही अच्छी, वेरी कंस्ट्रक्टिव। तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि जो हमारे पंजाब से पिछले 5-7 सालों में जो बच्चे गए हैं, क्या आपको लगता है उनके सोशल बिहेवियर में और उनकी साइकी में फ़र्क है? तो पहले तो क्राइम का आप मुझे याद करा दीजिएगा, मैं दोबारा टच कर लूँगा। पहले हार्ड वर्किंग की बात कर लें। हार्ड वर्किंग में कोई कमी नहीं है जी। जितने बच्चों से वहाँ मिला हूँ, उन्हीं से मिला हूँ जो काम पे जा रहे थे। कोई तो ऊबर उनसे ऊबर क्यों डिलीवरी नहीं कर, मिले जो बिल्कुल कुछ नहीं करते? वो तो कुछ ऐसे परसेंटेज हमेशा होगी जो यहाँ के अमीर लोग भेज रहे हैं वहाँ सिर्फ अपने बच्चों को मैरिज मार्केट में वैल्यू उनकी बढ़ाने के लिए, हाँ, ये है ना? सच्चाई है। तो वो तो उनको भूल जाइए। अब हम रिवर्स माइग्रेशन की भी बात करते हैं तो पंजाबी का एक मैं फ्रेज बोलना चाहूँगा कि जा कुंड कट दी बहुती सोहनी, या कुंड कट दी कहानी, है ना जी? यस। ये तो बहुत अमीरों के बच्चे जा रहे हैं, वो वहाँ पढ़ ही नहीं सकते वहाँ, हाँ। क्योंकि मेहनत है। माइग्रेशन आसान है नहीं, माइग्रेशन मुश्किल काम है। अपनी माँ की चोपड़ी रोटियाँ भूलनी आसान काम नहीं है। वो बच्चे जो वहाँ टिक रहे हैं वो वही हैं जो मेहनत कर सकते हैं। तो ये तो ऊपर वाला तबका आ गया। जो दूसरे हैं बच्चे कुछ, मेरा जो मैंने आपसे प्रश्न किया था ना, जी, उसमें ये था कि ये वाला तबका बहुत कम हो गया है, जो टॉप वाला, जो जो मेहनत भी कर रहे हैं, जी पढ़ने भी ध्यान है, जिनका सचमुच मकसद ये है कि एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लें। जी, नहीं, और यही इसी बात से मैं सहमत हूँ और मेरी वहाँ रिसर्च का यही नतीजा निकला कि ऐसे बच्चे बहुत हैं। 90, अगर 1000 बच्चा लेंगे हम तो उसमें से 990 बच्चा ऐसा होगा जो
अपने पेरेंट्स का जो पैसा खर्चा है उसका सिला दे सके आप नौकरी काफ़ी पॉजिटिव हैं अपनी सोच में, पर जो मेरे पास सूचनाएं हैं, अभी कनाडा से बहुत से लोग आए हुए थे और वो काफ़ी अच्छे शिक्षित और बड़ी अच्छी हार्ड लाइफ वाले बंदे हैं जो यंगर हैं, मच यंगर। तो वो बता रहे थे कि लड़कियां और लड़के ख़ास तौर पे पंजाब से, कि जिसमें पंजाबी कह रही हूँ, उसमें कोई सिख नहीं कह रही मैं, ये पंजाबी लड़के लड़कियां क्राइम में बहुत जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गाड़ियों की चोरियां, उसके अंदर सीसीटीवी कैमरा में इनके फेसेस आ रहे हैं, और गन पॉइंट पे भी गाड़ियां चुरा रहे हैं, और ये गाड़ियां जो हैं पहुंचा रहे हैं दूसरे देशों में। जी, तो इस बात को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ जी। मैं इसके लिए मैं टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी में गया जी। ये फिगर्स लेने के लिए कि क्या क्राइम फिगर्स हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा हैं। ये फिगर्स लेने बहुत मुश्किल हैं, पर अगर क्राइम कम्युनिटी वाइज कंपेयर किया जाए तो द मिनिमम क्राइम इन अ कम्युनिटी परसेंटेज वाइज विल बी इन पंजाबी कम्युनिटी इन कनाडा। और व्हेन आई कंपेयर दिस, आई एम नॉट कंपेयरिंग इट टू अदर इंडियन कम्युनिटीज़, मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ, गोरों की कम्युनिटी है, अफ्रीकन ओरिजिन के हैं, चाइनीज़ ओरिजिन के हैं, हर तरह के ओरिजिन के हैं, और उनके इंडिजिनस इंडियन हैं। फॉर एग्जांपल सुसाइड रेट के रेट्स हमें पता हैं, तो सुसाइड से क्राइम का बहुत लिंक है, ये आपको पता होगा। हाँ। जो इंडिजिनस इंडियंस हैं उनकी सुसाइड रेट्स आर डबल दैट ऑफ द कैनेडियन पॉपुलेशन। कई रीजन्स में 7 गुना उनकी ज़्यादा है। उसके कारण क्या लगे आपको? उसके कारण ये लगे कि क्राइम से रिलेटेड है, पॉवर्टी, क्राइम, अपॉर्चुनिटीज़, ये सब की जो हमारा बच्चा जा रहा है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी है, क्योंकि पढ़ाई के लिए जा रहा है वो। कनाडा घुसने नहीं देता बिना 4 चीज़ें। इसमें आपने देखा होगा एक हाँ चैप्टर जी। में लिखा है क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। जी जी। उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने 12वीं में कितने नंबर लिए हैं, आपने आइल्स में कितने नंबर लिए हैं, आपने पैसा कितना दिया हुआ है। पहले $10,000 जीएससी अकाउंट में होना चाहिए था, $20,000 हो गया। जी, वो अभी किया उन्होंने। जी, तो मतलब उसके पास $1,000 महीने का उसके फादर का आएगा ही आएगा। आएगा। तो वो किस लिए किया गया है, उस पर ताकि क्राइम, वो अपने आप को सपोर्ट कर सके, क्राइम का प्रेशर कम हो जाता है। कम हो सके। जब पैसा नहीं आएगा, तो जब होगा ही नहीं कुछ खाने को, तो क्राइम में जाने की ज़्यादा चांसेस है। कोई बोलता है कि ये ड्रग की तस्करी कर लेते हैं हम, तुझे एक बार में 10 लाख मिल जाएगा, तो फादर को भेज के अब ज़मीन भी छुड़वा पाएगा, इस लालच में वो आ जाते हैं। वो परसेंटेज भी बहुत कम रह गई है, क्योंकि आपने खुद ही मेंशन करा कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छी होगी, तो हाँ, यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं उनके पास अब पैसा है। बहुत कम ऐसे बच्चे रह गए हैं जो जाते ही उसका फादर बोलता है पैसे भेज, ऐसे हैं अभी, लेकिन वो परसेंटेज मेरे ख्याल 1% से भी कम रहेगी। अच्छा, ये बताइए पारजीत, आपकी सारी किताब में मैंने ये ढूंढने की कोशिश की जो मुझे नहीं मिला, कि जो क्रेज़ बाहर जाने की 50s में थी, 60s में थी, 70s में थी, 80s में भी थी, और कुछ हद तक 90s में भी थी, वो क्रेज़ अभी तक इतनी क्यों है? आपने देखिए खतरे बढ़ गए हैं। आपने देखा होगा कि 1500 बच्चे वो डंकी रूट से जाते हुए पकड़े गए, या फिर वो जो बंद बसों में जहाँ हवा नहीं है उसमें मर गए, जिसमें बच्चे भारत के हैं, पंजाब के भी हैं, और राज्यों से भी हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये इतनी क्रेज़ क्यों है। अब वहाँ पे आप जाके विद इन 5 years आप अमीर नहीं हो सकते। जी, तो सक्सेस स्टोरीज दिख जाती हैं जी। जैसे ऐसे कुछ लोग पहले गए, 100 में से एक सक्सेस स्टोरी होती है, वो आके यहाँ अपना पैसा दिखा कर जाता है, आईफोन्स दिखा कर जाते हैं, बड़े अपनी बड़े घर करते हैं। बनाने हाँ लगते जी, हैं। ये रूट तो मुश्किल है। लेकिन यूएसए की कहानी थोड़ी डिफरेंट है कनाडा से। कनाडा में डंकी रूट बहुत कम है, क्योंकि मैक्सिको क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, और वहाँ यूएसए को डंकी रूट वालों को बहुत एक तरह से वेलकम ही कर रहे हैं। वो उनको वो लेबर चाहिए, वो आते ही उनको 6 महीने में वर्क परमिट दे देते हैं। तो यहाँ सबको पता है कि वहाँ जाके सबसे पहले पुलिस से भागना नहीं है, अरेस्ट हो जाना है। अरेस्ट होने के लिए जा रहे हैं, अरेस्ट होते ही उसको एक चेन डालते हैं, एक केस चलता, कोई बेल कराने आ जाए तो 6 महीने में उसको वर्क परमिट मिल जाता है। और 6 महीने में उसको वो जाता वही है जिसका कोई रिश्तेदार, दोस्त, कोई अच्छा क्लोज सपोर्ट करने के लिए है, क्योंकि बेल किसी ने करनी है आके। तो वो रूट मेरे हिसाब से तो पर बहुत ये डेंजरस है। सारे रास्ते जो भी ऑप्शंस आप बता रहे हैं और आपने लिखे भी हैं, जी, तो मैं ये सोचती हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों को इतनी मुसीबत में डालते क्यों हैं? बिल्कुल, ये मेरा मेरा भी खुद भी ये सवाल है जी, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। कहते हैं कि मामा ठंडियाँ छावा, तो माँ बाप खुद ही अपने बच्चों को इतनी मुसीबत में डालने से तो अच्छा है एक रोटी खिला दो। एक मेरा ख्याल है, मेरा और आपका ये सोचना है
पर शायद उनकी मजबूरियां हम समझ नहीं पा रहे हैं। शायद हम नहीं, चंडीगढ़ में रहते हैं तो आपको हमें लगता है शायद मजबूरी, मुझे लगता है क्रेज़। मैंने पंजाब में भी बहुत इस बात को कवर करा है, जी तो मुझे अफसोस होता है कि माँ बाप समझ नहीं रहे कि आप भेजो मत। जी अगर आपके बच्चे को बचपन से ही कह दो कि कोई बाहर भूर नहीं जाना, जी। या तो ये कर ले या हट्टी डाल ले, या जब जितनी औकात हो तो कई उस शायद हिसाब से कोई पेरेंट्स काम के शुरू कर लो। कई शायद पेरेंट्स की ही एस्पिरेशन है कि वो जाएगा फिर हमें बुलाएगा, शायद ये भी हो सकता हाँ, ये बात तो आपने सच है। कही हाँ जी। कि कहीं ना जैसे कहीं हमारी तो माँ कोई ऐसी बाप का भी एस्पिरेशन नहीं है कि कोई हम बच्चे जाएं, लालच हमारे होता जाना है। चाहते हैं, पर मेरी कोई एस्पिरेशन है कि मैं वहाँ जाके रहूं। तो ये हमें सोचना बड़ा मुश्किल लगता है। पर हो सकता है उनकी, क्योंकि ये बात मैं भी नहीं समझ पाया जो आप पूछ रहे हैं, और मैं भी उतना ही जो आप उन बच्चों को या उनके पेरेंट्स को एडवाइस करेंगे, सेम मैं भी यही एडवाइस दूंगा उनको कि अगर आपके तो पास ये साधन जो नहीं है तो आपकी ना भेजें। किताब है, जी ये मेरे दर्शकों के लिए मैं कहूँगी कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। इसके अंदर आपको उनकी मानसिक परेशानियों पे भी इन्होंने वर्णन किया है। बच्चे वहाँ जाके डिप्रेस होके बैठे रहें, या किसी मानसिक रोगों के शिकार हो जाएं, या खाने को फूड ना हो, या एक ऐसी बेसमेंट में 8-10 लड़कों के साथ रहें जहाँ आग लगे तो रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, एक ही रास्ता है। तो आप अपने बच्चों को इतनी तशद्दुद क्यों दे रहे हैं? तो आप देखेंगे कनेडियन मीडिया इतना ज़्यादा टॉक्सिक इन बच्चों की तरफ से है कि जो वो जनरेशन जिसके लिए वो मीडिया बना है, क्योंकि जो स्टूडेंट है उसके पास तो टाइम ही नहीं है टीवी के सामने बैठने का। हाँ, वो स्कूल से आता है या कॉलेज से आता है और उसने अपने काम पर जाना होता है, और जब आता थका हारा, रोटी भी उसने खुद बनानी है, तो उसके पास तो समय नहीं है। जिसके लिए ये बना रहे हैं उनको यही एक, जैसे 2017 में भी मैं वहाँ गया था और मैंने वहाँ कई शहर देखे। इस बुक में भी मैंने बताया कि मैं ट्रक पे ट्रैवल कर रहा हूँ यस, अक्रॉस यस, कनाडा। यस। ट्रकर्स के साथ तो बड़ा समय मिल जाता है, लेकिन उन बच्चों के पास टाइम नहीं है जिनके पास टाइम है। एक लड़ाई होगी ब्रैम्पटन में, वो रील दिखेगी भी एक दूसरे के सिर फाड़ रहे हैं और लाठियाँ चला रहे हैं। 2017 में वहाँ 1 महीना रहा, 1 महीना वो रील सारी मीडिया पे, पंजाबी मीडिया पे वही चलती रही, जैसे ये कल हुआ है, ये कल हुआ है, ऐसे लग रहा था हर दौर। लेकिन अब ये 2024 आ गया, वो रील अभी भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, और बहुत ज़्यादा लोग अपने वो रील उठाते हैं, अपनी ऊपर से कोई कमेंट डाल के फिर से पोस्ट कर रहे हैं। तो उससे ये है कि आपने अगर ये गैप को ब्रिज करना है, अगर एम ब्रिज करने का है, तो दोनों पक्ष रखे जाएं कि भाई ये बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, मेहनत वाला भी दिखाओ, जो चोरियां कर रहे हैं चोरियां भी दिखाओ, क्योंकि मीडिया का काम है सारी चीज़ें दिखाना। तो वो इस पर इतना काम कर नहीं रहे। मैं तो कहूँगा कि अगर वो हमसे बात करना चाहें या इस पर और डिस्कशन चलाना चाहें, तो ये गैप कम हो सकता है जितना उन्होंने उन दोनों कम्युनिटी में बढ़ा रखा है। क्योंकि इन बच्चों की अब एक टोरंटो डाउनटाउन में एक जगह दे रखी है जहाँ ये बच्चे अपना म्यूजिक लगा के डांस कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने दे रखी है। अब बच्चे जाते हैं, डांस करते हैं, सैटरडे को फ्राइडे रात को करते हैं। अब ये वाले उसको बनाते हैं, देखो जी कनाडा भी आके क्या कर रहे हैं। एक और चैप्टर में आपका वर्णन है कि लोकल ब्राउन गोराज उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ब्राउन गोराज उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं, ब्राउन गोराज उनको ब्लैक पेंट कर रहे हैं, या उनको अपने से नीचे देख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो ये तो ब्राउन गोराज की जो आपने, जो हमारे ही भारतीय हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि चलिए ये उनकी ड्यूटी भी नहीं है कि वो इनकी हेल्प करें, ये उनकी ड्यूटी आप चाहते हैं, नहीं आप मैं विशफुल हैं। नहीं, ये बात आपकी गलत है। मैं चाहता नहीं कि मेरी तो बुक किताब में लिखा कि पेरेंट्स को ये दरख्वास्त करिए कि उनके पास रहने न दो, उनको उन पर एतबार इतना करो कि अपनी कम्युनिटी पर एतबार करके आप वहाँ भेज रहे हैं, और वो उनको यही नहीं कि उनकी हेल्प नहीं कर रहे, हेल्प ना कीजिए, एक्सप्लॉइट ना कीजिए। क्यों ना करें? अब वो एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है। अगर मुझे एक कमरे का किराया $800 मिलना है और सिचुएशन खराब हो गई है, युद्ध हो गया है, युद्ध में हर चीज़ उल्टी हो जाती है। अगर तो लीगल है फिर तो कर लीजिए। नहीं, लीगल क्यों होगा? कितनी चीज़ें इलीगल होती हैं। एक्सप्लॉइटेशन अपने आप में तो इलीगल है। आप ये कह रहे हैं कि एक्सप्लॉइटेशन कर लेने देनी चाहिए उनको? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ वो जो कर रहे हैं वो कनाडा की सरकार का काम है कि वो चेक करें कि किस बेसमेंट में इतने बच्चे हैं। तो हमारा मकसद लेकिन यही हम है। इनसे तो उम्मीद ना करें कि ये आपके लिए बड़े कोई देव, जिसे कहते हैं देवता बन के सामने आ जाए। ये देवता नहीं बनेगा, कोई कोई होगा भी, कोई होगा, पर एक्सेप्शंस हैं भी। नहीं। हाँ बहुत से लोगों ने, बहुत से विद्यार्थी देखिए गुरुद्वारे। जी, अब मेरा एम किताब का यही है कि ये डिस्कशन हम
कनाडा में ले जा सकें, यहाँ कर सकें, हाँ। और कनेडियन गवर्नमेंट को भी ये बता सकें कि ये एक्सप्लॉयटेशन अगर है तो आप वो रूल चेक पोजीशन करें, के हिसाब से चेक करें। ये अभी उनका काम है, उन्होंने स्टेप सरकार लिया भी उनको है दंडित करें। जी, उन्होंने स्टेप लिया भी है कि 35% इनटेक कम कर दिए 2 साल के लिए स्टूडेंट्स की, वो इसीलिए कि चलो हाउसिंग 2 उसका साल तो में बढ़ जाए। नुकसान विद्यार्थियों को होगा, भविष्य के विद्यार्थियों को, पर पर व्हाट अबाउट देयर लॉ ब्रेकर्स, ब्राउन गोरास, जी। जो कि एक बेसमेंट में 8-8 बच्चों को रख रहे हैं, उन 8 की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, जी। उनको चेक करना कैनेडियन गवर्नमेंट का काम जी। है। पर जहाँ तक मदद की सवाल है, गुरुद्वारों ने इंडिया में आपने साउथ हॉल का भी बीच में इंक्लूड किया है, तो गुरुद्वारे बिल्कुल ओपन थे और विद्यार्थी अपना वहीं से खा रहे थे। जी। लेकिन संख्या इतनी बढ़ गई कि गुरुद्वारे वालों को अपने गुरुद्वारे बंद करने पड़े, उनको ये कहना पड़ा कि लंगर ही नहीं देंगे। जी। जी। तो ये तो एंडलेस नहीं हो सकता। यू कैन नॉट गो अब्रॉड थिंकिंग कि मुझे खाने का तो कोई खर्चा होगा ही नहीं, जी। मैं गुरुद्वारे से खाऊंगा। जी। ये तो आप जा सकते हैं वहाँ, एक बार खा सकते हैं, 2 बार खा सकते हैं, 10 बार जो खा सकते गुरुद्वारे में खाने की संख्या, ये भी हमारे मेरे ख्याल मन में एग्जैजरेशन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ट्रेनों पर, बसों पर इतना सफ़र कर रहा है कि रोज़ बच्चे अप डाउन हो रहे हैं नौकरियाँ करते हुए, और अपने टिम हॉर्टन्स, मैकडोनल्ड्स, मैं कहीं भी गया हूँ इंडियन बच्चा मुझे मिला वहाँ पर। तो अगर ये वो नौकरियाँ ज़्यादातर ना जो कर रहे बाहर हो, खाते होते हैं ना, ज़्यादातर वो होते हैं जो घर से थोड़े अच्छे होते हैं। नहीं मैं बाकी खाने की बात नहीं कर रहा, जो काउंटर पे खड़ा है वहाँ सर्व काउंटर कर पे रहा है, है, हमें जो हाँ सर्व कर रहा है वो बच्चे हमारे हैं ना। हाँ। तो अगर वो सर्व कर रहे हैं, वो नौकरियां कर रहे हैं, तभी वहाँ खड़े हैं। तो 99.9% बच्चा वहाँ नौकरी कर रहा है या तलाश में तो है कम से कम। अगर नहीं मिल रही उसको तो और अलग बात है, लेकिन कोशिश सबकी ये है कि कम से कम 20 घंटे उसको हफ्ते में नौकरी मिल जाए ताकि अपना कुछ खर्चा पर चला आपको सके। लगता है कि 20 घंटे काम करने से वो अपना पूरा महीने के खर्चे, लॉजिंग, बोर्डिंग, बिल्स निकाल सकता है? नहीं, अभी 40 घंटे इसलिए अलाउ करा उन्होंने, 40 घंटे, लेकिन मिल नहीं रहा क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे आ गए। बेकारी भी है जी। वहाँ, जी। तो इसलिए 99% का आपका फिगर, उस पर मुझे शक है। नहीं, 99% मैं कह रहा हूँ बच्चा कोशिश कर रहा है, मशक्कत कर रहा है। 1% या 1 से भी आधा परसेंट बच्चा जो है हु हैज़ गिवन अप, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ हर बच्चे की भी सेम नहीं होती, हर इंसान की सेम नहीं होती, एंड फिजिकल कैपेसिटी आल्सो। फिजिकल कैपेसिटी आल्सो। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਭੇਜੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਟੂ ਸੈਟਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਜਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੌਜ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਔਖ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕਸ।